हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग टॉपिक करेंगे मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस। मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस को हम लोग प्योर रोटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सिस फिक्स हो जाएगा तो ट्रांसलेशन फॉरबिडन हो जाएगा ना। अगर कोई मान लो एक्सिस फिक्स हो गया बॉडी के अंदर तो उसका ट्रांसलेशन तो जाम हो गया, ट्रांसलेशन तो हो नहीं पाएगा। तो द ओनली मोशन विच इज पॉसिबल इज इट कैन रोटेट अबाउट फिक्स एक्सिस। ठीक है, तो मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस इज बेसिकली प्योर रोटेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे काफ़ी क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। और हमने फिर लास्ट में एक दो थ्योरम भी देखा था काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट वाज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा आप लोग, मतलब एकदम से ये इस पे नहीं आना है, पीछे के 4-5 लेक्चर जो मैंने बनाए हैं, जो दिए हैं, वो आप जरूर देख लें। ठीक है, तो बिफोर आई गो इनटू दिस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम विशाल देवर्सी and I have been teaching for last 20 years physics and mathematics at different level, like graduate and postgraduate as well as IIT JEE। ठीक है, और अभी हम लोगों ने ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर सारा लेक्चर हर दिन एक लेक्चर उसमें डाल रहे हैं हम लोग, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। और आप ये टी विद्या लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारे कोर्सेज हमारे इसी ऐप पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप कोर्सेज ज्वाइन भी कर सकते हैं टी विद्या लर्निंग ऐप पे। और अगर लेक्चर्स वगैरह सही लग रहा हो तो एटलीस्ट उसको आप लाइक और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, देखिए मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस को हम लोग प्योर रोटेशन भी बोलते हैं। मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, जैसे कोई रिजिड बॉडी दिया हुआ है आपको, जैसे रिजिड बॉडी, ठीक है, और वी हैव ए फिक्स एक्सिस, ये फिक्स एक्सिस है, जैसे फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्सिस स्पेस में फिक्स है, द एक्सिस इज फिक्स्ड इन स्पेस। एक्सिस जो है स्पेस में फिक्स्ड है, तो क्या मोशन हो सकता है? क्योंकि एक्सिस फिक्स हो गया है, ठीक है, तो ये बॉडी ऑफ कोर्स ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। द ओनली मोशन विच इज पॉसिबल इज द मोशन अबाउट दिस एक्सिस। एक्सिस को फिक्स करते हुए क्या मोशन अवेलेबल रहेगा? दैट इज रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। जैसे मान लो, आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सीलिंग फैन होता है। सीलिंग फैन में क्या है, उसका जो एक्सिस है, जो डंडा है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो सीलिंग फैन में क्या मोशन होता है? सीलिंग फैन ट्रांसलेट तो कर नहीं सकता है, क्योंकि एक्सिस उसका फिक्स हो रखा है। तो सीलिंग फैन में कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। वो क्या कर सकता है, वो उस एक्सिस के बाद रोटेशन हो सकता है उसके अंदर। से डोर आपका हो गया, डोर में भी देखिए एक साइड हमारा जो कब्जा से फिक्स रहता है, एक्सिस इज फिक्स्ड, तो डोर को आप ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सिस तो उसका फिक्स हो गया। तो क्या करेगा, वो ट्रांसलेशन को किल कर देगा, इट विल किल ट्रांसलेशन, एंड द ओनली मोशन अलाउड इज रोटेशन अबाउट दैट फिक्स्ड एक्सिस। ओनली मोशन विच इज अलाउड इज रोटेशन अबाउट दैट फिक्स्ड एक्सिस। तो ये टॉपिक में हम लोग करने जा रहे हैं प्योर रोटेशन। पहले हम लोग देखिए पार्टिकल डायनेमिक्स में हम लोग कर रहे थे प्योर ट्रांसलेशन, तो हम लोग ओरिएंटेशन वगैरह का बात नहीं कर रहे थे, वहाँ हम लोग ओरिएंटेशन वगैरह का बात नहीं कर रहे थे, हम लोग प्योर ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। प्योर ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, इसीलिए हम लोग बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि प्योर ट्रांसलेशन को गवर्न करने वाला जो इक्वेशन है, दैट वाज दिस। प्योर ट्रांसलेशन में जो बॉडी के अंदर मोशन जो हो रहा है, या मोशन में जो चेंज हो रहा है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन से कैरेक्टराइज करते थे। लोकेशन में किसी भी तरह का चेंज को हम लोग एक्सेलरेशन से कैरेक्टराइज करते थे, और एक्सेलरेशन जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर सिर्फ डिपेंड करता है, वो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए वहां पे हम लोग बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई रोल नहीं था वहां पे, इसलिए हम लोग प्योर ट्रांसलेशन को पार्टिकल डायनेमिक्स भी बोलते थे। ये सारा हमने डिस्कशन कर रखा है। पहला ही जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का जो लेक्चर था,
अप्रोच टू रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसमें सारा मैंने ये सब डिस्कस कर रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो प्योर ट्रांसलेशन कर रहे थे। अब यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग चेंज इन ओरिएंटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। चेंज इन ओरिएंटेशन मतलब रोटेशन। जैसे ये बॉडी है, अभी ऐसे ट्रांसलेशन हुआ कि ये ट्रांसलेशन हुआ, ये प्योर ट्रांसलेशन हो गया, प्योर ट्रांसलेशन, नो चेंज इन ओरिएंटेशन। और एक हो गया ऐसे, अब यहां देखो बॉडी का लोकेशन नहीं बदल रहा है, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो ये कहेंगे इस मोशन को प्योर रोटेशन। अब प्योर रोटेशन को वो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। सो मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इज नथिंग बट इट इज प्योर रोटेशन। मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस को हम प्योर रोटेशन ही बोल सकते हैं। मतलब बॉडी का लोकेशन स्पेस में नहीं बदल रहा है, बॉडी का ओरिएंटेशन बदलेगा। जैसे ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन बदलेगा। जैसे ये है ना ऐसे, वही बता, ये ओरिएंटेशन बदल रहा है। सो डोर ओपन करते हो, डोर ओपन करते हो तो क्या होता है, डोर का लोकेशन नहीं बदलता है, डोर का ओरिएंटेशन बदलता है, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस का। सीलिंग फैन, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, वहां भी सीलिंग फैन का लोकेशन नहीं चेंज होता है, उसका सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो सीलिंग फैन का जो रोटेशन है वो भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है, मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस और प्योर रोटेशन, एक ही चीज, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? कोई पहिया है, उसका मतलब फिक्स कर दिया एक्सल, मान लो गाड़ी को ऐसे लिफ्ट कर दिया, आप ही पहिया घुमा रहे हैं। जैसे हम लोग कई बार साइकिल को स्टैंड पे लगा देते हैं, अब पता नहीं कैसा साइकिल आता है, हम लोग के समय तो पीछे वाला साइकिल जो स्टैंड लगाते तो पीछे वाला चक्का उड़ जाता था, फिर उसको घुमाते थे तो वो प्योर रोटेशन था, वहाँ पे चक्का का जो पोजीशन नहीं बदल रहा है, ओरिएंटेशन बदलता था, ठीक है। तो वो भी एक केस ऑफ प्योर रोटेशन हो जाएगा, वो भी एक केस हो जाएगा प्योर रोटेशन का, ठीक है। जैसे वो मेला में आपका जाइंट व्हील होता है, चरखा पे चलते हैं ना मेला में, पहले हम लोग बच्चों ने चरखा, बड़ा सा चरखा व्हील होता है, जाइंट व्हील, तो वो भी एक प्योर रोटेशन केस है। वो जाइंट व्हील का लोकेशन नहीं बदल रहा है, व्हील का जो चरखा पे आप चलते हैं मेला में, उसमें आपका लोकेशन नहीं बदल रहा है, ओरिएंटेशन बदलता है व्हील का, ठीक है। तो वो भी एक केस है प्योर रोटेशन का, वो भी एक केस है प्योर रोटेशन का, दैट इज आल्सो ए केस ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है। तो ये सब हम लोग, ये सब एग्जांपल है मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस का, ठीक है। अब देखिए प्योर ट्रांसलेशन में जो डायनेमिक्स का इक्वेशन था वो ये था, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट रोटेशन के केस में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें मैंने बताया था कि अगर हम लोग फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं तो फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है कि उस फोर्स की वजह से बॉडी का लोकेशन चेंज हो सकता है, उसको लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इफेक्ट। पढ़ लीजिएगा, पहला वाला जो लेक्चर था ना, पहला वाला जो इस चैप्टर का लेक्चर, वो बहुत अच्छा मतलब बना रखा है, उसमें सारा मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो इफ़ यू रीड इट इट्स गुड, तो कॉन्सेप्ट बनेगा तो याद करने वाला काम कम रहेगा आपका, ठीक है। याद करने का कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स के अंदर, अगर आप याद कर रहे हैं मतलब आपको कुछ दिक्कत है समझने में, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, तो वहाँ मैंने ब्रीफली, मैं इसमें थोड़ा सा ज़रूरत है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। जो लोग वो नहीं पढ़े होंगे वो भी समझ पाएंगे इस टॉपिक को। तो जब भी फोर्स हम लोग लगाते हैं तो दो इफेक्ट होता है। फोर्स अगर लगाएंगे आप तो उसमें उसका लोकेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन बदल सकता है। अगर जैसे मान लो हम किसी बॉडी पे, ये बॉडी है, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो इसके दो इंपैक्ट हो सकते हैं। इस फोर्स की वजह से ये बॉडी ट्रांसलेट कर सकता है, इस फोर्स की वजह से बॉडी अपना ओरिएंटेशन नहीं बदल सकता है। इस फोर्स की वजह से बॉडी में ट्रांसलेशन हो सकता है और इस फोर्स की वजह से बॉडी अपना ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकता है। जैसे व्हील में होता है, ये व्हील है, ठीक है, और ये सरफेस पे रखा हुआ है, अब यहां फोर्स लगाया तो क्या होगा, व्हील ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। तो फोर्स के दो इंपैक्ट हो सकते हैं। फोर्स लगाने से बॉडी का लोकेशन चेंज हो सकता है, फोर्स लगाने से बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। अब जो लोकेशन चेंज होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं कि बॉडी इज ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेशन में बॉडी का स्पेस में लोकेशन बदलता है। और जब ओरिएंटेशन चेंज होता है उसको लोग बोलते हैं कि इट इज अंडरगोइंग रोटेशन।
तो फोर्स के दो इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, ट्रांसलेशन और रोटेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। ट्रांसलेशन का जो मोशन है उसको वेलोसिटी v से डिस्क्राइब करेंगे और रोटेशन को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी या ओमेगा किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको गवर्न कौन करेगा? डायनेमिक्स का इक्वेशन। तो वेलोसिटी मतलब जो ट्रांसलेशन डिस्क्राइब कर रहा है वो किस तरीके से चेंज होगा उसको गवर्न करने वाला इक्वेशन ये है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ओरिएंटेशन वाला जो मोशन है, रोटेशन मोशन जो है, वो ये इक्वेशन डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका रीजन है। रीजन ये है कि पहली बात तो फोर्स जो है वो इनफ क्वांटिटी नहीं है रोटेशन डिस्क्राइब करने के लिए। क्यों? क्योंकि रोटेशन जो है फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे ही नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहां पे आप फोर्स यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सेम। बट फोर्स यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, उस केस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं जिससे हम लोग, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अलग होगा, रोटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अल्फा इज बेसिकली डी ओमेगा बाई डी टी। तो देखो बॉडी में कितना रोटेशन होगा वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। अब डोर को खोलना है तो ये मैटर करेगा कि डोर पे फोर्स कहाँ लगा रहे हैं आप। ठीक है, डोर के एंड में फोर्स लगा रहे हैं कि बीच में लगा रहे हैं कि एक्सिस पे लगा रहे हैं। एंड में लगाएंगे तो डोर इजीली खुल जाएगा, ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगा। वही फोर्स अगर मिडिल में लगाएंगे, डोर का जो दरवाजा होता है, कब्जा मान लो मिडिल में लगा दिया, ठीक है, ये मान लो दरवाजा है और ये एक्सिस है। ठीक है, अभी कब्जा यहां लगाते हैं तो कम फोर्स लगा के भी अच्छा रोटेशन हो जाता है। अगर यही कब्जा यहां लगा देंगे, पहली बात तो यहां लगाते नहीं है इसी वजह से, तो यहां पे जब फोर्स लगाएंगे तो आपको बहुत सेम रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या सेम फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन कम प्रोड्यूस होगा। और अगर कब्जा यहां लगा देंगे तो कितना भी फोर्स लगाएंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स का बात करते हैं तो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, मतलब उस पर तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। बात समझ आ रहा है आपको? फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है, जो ओरिएंटेशन में जो चेंज आ रहा है उसको रोटेशनल इफेक्ट बोलते हैं। तो रोटेशनल इफेक्ट जो है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। ये सारा चीज मैंने डिस्कस किया है पहले, बट यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है फिर से कर रहे हैं। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं कर रहा, उधर डिटेल में किया है। तो इसीलिए फोर्स जो है इनफ क्वांटिटी नहीं रहता है कॉज को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब कोई भी चीज होता है फिजिक्स में तो कॉज और इफेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे फोर्स कॉज है, एक्सेलरेशन इफेक्ट है, मतलब समझ ना, फोर्स जो है रीजन है और वो एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट है। तो यहाँ पे रोटेशन के केस में कॉज को डिस्क्राइब करने के लिए फोर्स इनफ क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि फोर्स के अंदर इंफॉर्मेशन सिर्फ दो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस एफ वेक्टर के अंदर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने टॉर्क डिफाइन किया था। टॉर्क का अलग मैंने टॉपिक बना रखा है, उसको जरूर पढ़िए आप लोग। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों ने टॉर्क डिफाइन किया था। ठीक है, अच्छा, इनर्सिया भी जो है आपका ट्रांसलेशन के केस में, इनर्सिया सिर्फ मास के मैटर के कितना मैटर बॉडी के अंदर है उस पर डिपेंड कर रहा था। इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मतलब अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर कितना इनर्सिया है वो सी अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए वहाँ मास वाज द क्वांटिटी विच वाज डिफाइनिंग इनर्सिया। लेकिन रोटेशन के केस में कितना इनर्सिया बॉडी के अंदर होगा रोटेशन के लिए वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मैटर कितना मैटर कंटेंट है उसके साथ साथ मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको, लास्ट क्लास में, कि रोटेशन के केस में जो इनर्सिया, कितना इनर्सिया बॉडी के अंदर, कितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है अपने ओरिएंटेशन में चेंज को अपोज करने का, वो जो टेंडेंसी है वो
मैटर कितना है सिर्फ उस पे ना होके, बल्कि उसके साथ साथ मैटर किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पे भी डिपेंड करता है। तभी आपका एक रिंग और एक डिस्क सेम मास सेम रेडियस का, ठीक है, उस पर सेम फोर्स लगाएंगे, सेम टॉर्क लगाएंगे, तो आपको अलग अलग अल्फा प्रोड्यूस होगा, अलग अलग रोटेशन प्रोड्यूस होगा। आपका जो डिस्क है वो तेजी से रोटेट करेगा और रिंग जो है वो धीरे रोटेट करेगा। तो वहां पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, इसलिए इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक डिफाइन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 2 लेक्चर मैंने बना रखा है, एक पूरा थ्योरी है और एक कैलकुलेशन पे है, वो जरूर पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। फिजिक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेवर जंप डायरेक्टली टू द टॉपिक, ठीक है, उसके पहले के टॉपिक जरूर पढ़ें आप लोग। जैसे आप रोटेशन अगर पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट बी वेरी गुड एट पार्टिकल डायनेमिक्स, ठीक है। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पार्टिकल डायनेमिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन तो बहुत जरूरी है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत क्लियर होना चाहिए, ये सारा चीज बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, तभी आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। नहीं तो फिर वही होगा, किताब को टीचर को दोष देते रहेंगे, नहीं बढ़िया पढ़ाता है, समझ में नहीं आएगा, गारंटीड, ठीक है। तो पहले के टॉपिक अच्छा होना चाहिए, तभी आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़िए। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे टीचर और किताब दोनों का पहचान होता है। जो टीचर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अच्छा पढ़ाता है वो अच्छा टीचर है फिजिक्स का। जिस किताब में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स अच्छा दिया हुआ है वो फिजिक्स का मैकेनिक्स का अच्छा किताब माना जाता है। जो स्टूडेंट रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो उसको मैकेनिक्स आता है, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए पहले वाले टॉपिक जरूर पढ़िए, बात समझ में आ रहा है, पहले वाले टॉपिक जरूर पढ़िए। फिजिक्स हमेशा ही, मैं हमेशा बोलता हूँ, फिजिक्स हमेशा ही कंटिन्यूटी में चलता है, नेवर जंप टू द टॉपिक, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, तो हम आपको बता रहे थे कि कॉज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने टॉर्क डिफाइन किया था, क्योंकि ओरिएंटेशन में कितना चेंज होगा और किस रेट से चेंज होगा वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। और जो इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया, वो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट के साथ साथ मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने वहां पे आई डिफाइन किया था, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन यहाँ डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विच डिस्क्राइब द रोटेशन, द रोटेशनल मोशन, तो उसका टाइम डेरिवेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन रहेगा आपको, जो डायनेमिक्स का इक्वेशन है, वो यहाँ बदल जाएगा आपका रोटेशन के केस में। इन केस ऑफ प्योर रोटेशन, motion what fixed axis is pure rotation. In case of pure rotation, Newton's second law takes the form tau equals to I into alpha. Tau क्या है? Tau is torque. Tau is torque due to the force about fixed axis. Torque क्या है? Tau is basically torque due to force F about fixed axis, ठीक है। I क्या है? It is moment of inertia of the rigid body about the fixed axis, ठीक। और अल्फा क्या है? अल्फा इज angular acceleration of rigid body about
द फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर रखा है आपको। टॉ मैंने बता रखा है, आई मैंने बता रखा है, ठीक है। और इसका काइनेमेटिक्स का अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सब देख लेना। मतलब आप लोग जब पढ़ोगे तो तब तक शायद पहले ही रहेगा सीरीज में। तो काइनेमेटिक्स में ये सब अल्फा ओमेगा ये सब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब हो ऑफ कोर्स ये वीडियो लेक्चर्स है तो वो पहले ही डाल देंगे, ऑफ कोर्स बना के, बनाए नहीं है लेकिन बना के पहले डाल। आई बेसिकली पर्सनली लाइक डायनेमिक्स मोर। काइनेमेटिक्स में मुझे लगता है कि टीचर के लिए ज़्यादा कुछ सर्विस है नहीं, ठीक है। काइनेमेटिक्स इज ईजियर वन, ठीक है। हालांकि लोग फंसते हैं उसमें भी, बट टीचर के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाने को नहीं होता काइनेमेटिक्स में। सो डायनेमिक्स इज द मेजर प्लेस जहाँ पे टीचर अपना नॉलेज आपको शेयर कर सकता है ज़्यादा, ठीक है। काइनेमेटिक्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। एनीवे विल मेक ए वीडियो ऑन काइनेमेटिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आगे कोई थ्योरी तो है नहीं, सवाल करेंगे उसी से समझ में आएगा। सवाल करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। कोई टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह तो डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग and let's try to understand this pure rotation, the case of pure rotation, ठीक है। तो let's come to a question। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर प्रॉब्लम। एक्चुअली ये मैंने अपनी किताब से लिया है सवाल, ठीक है। तो ये उसमें प्रॉब्लम पहले भी होगा, तो ये इसलिए अनदर प्रॉब्लम लिखा हुआ है। अनदर काट दो इसको, ठीक है, जो अनदर लिखा हुआ है ना इसको काट दो, ऐसे करो। कंसिडर ए प्रॉब्लम वेयर स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली। Consider a problem where the string is passing over a pulley and its two ends are connected to masses m1 and m2. And its two ends are connected to masses m1 and m2. Here pulley is in the shape of disk of radius r and having mass m. Find the acceleration of the bodies of mass m1 and m2. The pulley is having sufficient friction so that a string does not slip over it. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। The pulley is having sufficient friction so that string does not slip over the pulley. देखो सवाल, देखो मतलब सवाल एक जस्ट तरीका है जो आपको बताना है, उसका एक माध्यम है बस, ठीक है। तो हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब देखिए अभी दो तरह का देखिए सवाल हम लोग करेंगे पूरे टीचिंग में। एक तो सवाल कुछ ऐसे होंगे जो हम कॉन्सेप्ट को बताने के लिए वो सवाल बस पिक करेंगे। इट विल जस्ट ए वे टू डिलीवर द कंटेंट, ठीक है। और कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए हो कि भाई सवाल करना है और उसके थ्रू कोई कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स बताना है वहाँ भी, बट मतलब बेसिक्स तो इधर ही पहले ही बता देंगे ना, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो ये दे आर नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए। कंसिडर ए प्रॉब्लम वेयर स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली and its two ends are connected to masses m1 and m2. Here pulley is in the shape of disk of radius r and having mass m. ठीक है, find the acceleration the bodies of mass m1 and m2. और लास्ट लाइन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, the pulley is having sufficient friction so that string does not slip over it. आप याद करो हम लोग जब टेंशन वाला टॉपिक कर रहे थे तो इस तरह का सवाल किए थे हम लोग। ये सवाल हम लोगों ने किया था। काम करो, स्ट्रिंग को हम लोग अलग कलर से बनाते और पुली अलग कलर से बनाया जाए। दिस इज पुली और स्ट्रिंग ये है।
ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, मासेस जो है ऐसे बनाते हैं, एम्प्टी, ठीक। देखिए इस पे आएंगे हम लोग, पहले देखा जाए, पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे उसकी बात करते हैं। जब हम लोग टेंशन वाला टॉपिक पढ़ते बिल्कुल शुरुआती वाले लेक्चर्स में, जो हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के समय पढ़ रहे थे, ठीक है, उस चैप्टर में, उसमें आप याद करो जो क्वेश्चन होता था उसमें लिखा रहता था लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। आप याद करो पहले जो लिखा रहता था, जो पहले जो सवाल करते थे, मतलब शुरुआती स्टेज में जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन आता था, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रास्ट बताना जरूरी है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कंसिडर करते थे लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, मतलब पुली का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड द पुली। पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये हम लोग इस तरह का पुली पहले लेते थे। अब चीज अलग है, अब है कि पुली के अंदर मास भी है, ठीक है, अब पुली और स्ट्रिंग में फ्रिक्शन भी है। तो पहले ये वाला केस देख लेते हैं, इसमें क्या होता था, लाइट फ्रिक्शनलेस पुली जब होता था तो उस केस में क्या पूरा डायनेमिक्स था वो देखो। पहले हम लोग क्या क्वेश्चन ऐसे होता था, लाइट फ्रिक्शनलेस पुली है और निकालने क्या होता था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मासेस व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड। सिस्टम इज रिलीज्ड मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बोलते हैं स्विच इज द एस इज स्विच्ड ऑन और सिस्टम इज रिलीज, दोनों एक ही चीज होता है। सिस्टम मैकेनिक्स से सिस्टम को रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन कर दिया मतलब अब गेम शुरू हो गया, ठीक है। तो मतलब अभी सब होल्ड करके रखे हुए हैं, अब फिर एकदम से सिस्टम रिलीज कर दिया और अब बताओ कि क्या एक्सेलरेशन होगा। मान लो M2 तुम्हारा 5 kg है, 5 kg है, और ये मान लो 3 kg है, तो M2 मान लो M2 जो है 5 kg है और M1 जो है 3 kg है, तो M2 इज मोर देन M1। तो जब सिस्टम रिलीज करोगे तो क्या होगा, ये चूंकि हेवियर है और ये लाइटर है, उस केस में क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर टेंडेंसी आएगा कि ये इधर मूव करेगा। जैसे सिस्टम रिलीज होगा स्ट्रिंग के अंदर टेंडेंसी आएगा टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये नीचे जाने का ट्राई करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हेवियर है, लाइटर है। जैसी वो टेंडेंसी आएगा, अब चूंकि पुली और स्ट्रिंग के जो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, पुली आपका फ्रिक्शनलेस है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं हम लोग का, तो उस केस में ये टेंडेंसी अपोज करने वाला कोई नहीं है। उस केस में क्या होगा, ये टेंडेंसी न रह के ये एक्चुअल स्लिपिंग में कन्वर्ट कर जाएगा। तो क्या होगा, जो स्ट्रिंग जो होगा वो पुली के ऊपर स्लिप करेगा। बात समझ लो, जब ये आप सिस्टम रिलीज करेंगे, चूंकि ये हेवियर है, लाइटर है, तो स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से स्लिप करने का टेंडेंसी आएगा। अगर कोई स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता, लेकिन यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि आपको लिख रखा है फ्रिक्शनलेस पुली। तो उस केस में क्या होगा, वो टेंडेंसी अपोज नहीं होगा और उस केस में वो टेंडेंसी ना रह के एक्चुअल रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट कर जाएगा। मीन्स स्ट्रिंग विल स्लिप ओवर द पुली, पुली के अंदर कोई मोशन नहीं होगा, स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लिप करेगा, पुली के ऊपर स्लिप करेगा, स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लिप करेगा। बात समझ में आ रहा है आपको। अब चूंकि पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई अलोंग द स्ट्रिंग कोई फोर्स लगा नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग के से फ्रिक्शन होता है तो अलोंग द स्ट्रिंग कुछ फोर्स लगता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उस केस में टेंशन जो है थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहता था, टेंशन जो है थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहता था, ठीक है। ये केस था पहले जो हम लोग करते थे। अब देखिए अब क्या है, अब जो है पुली और स्ट्रिंग के जो फ्रिक्शन है, अब फ्रिक्शन अच्छा खासा है, फ्रिक्शन इतना है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। देखो अभी देखेंगे। और स्ट्रिंग पुली जो है लाइट भी नहीं है,
पुली जो है लाइट भी नहीं है, पुली फ्रिक्शनलेस भी नहीं है, तब क्या होगा उस केस में? उस केस में जैसे ही आप सिस्टम रिलीज करेंगे, जैसे ही आप सिस्टम रिलीज करेंगे, ठीक है, स्लिपिंग हटा दो यार। अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप सिस्टम रिलीज करोगे, क्योंकि ये हेवियर मास है, लाइटर मास है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर पुली के रिस्पेक्ट में इधर स्लिप करने का टेंडेंसी आएगा। और जैसे ही वो टेंडेंसी आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग और पुली के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, क्योंकि स्ट्रिंग और पुली के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, जैसे ही वो टेंडेंसी अराइज होगा, पुली जो है स्ट्रिंग के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। पहले क्या था, फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शनलेस पुली था। तो जैसे ही आप सिस्टम रिलीज करते थे, वो टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन टेंडेंसी न रख के एक्चुअल रिलेटिव मोशन कन्वर्ट कर जाता था और स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लिप करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पुली और स्ट्रिंग के बीच में गुड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो जैसे ही आप सिस्टम रिलीज करोगे, चूंकि यहाँ M2 हेवियर है M1 से, स्ट्रिंग के अंदर निश्चित तौर पे एक टेंडेंसी आएगा कि हम पुली के ऊपर स्लिप कर जाएं। लेकिन जैसे ही वो टेंडेंसी अराइज होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना काम करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम ही यही है, वो टेंडेंसी को अपोज करता है। जैसे ही टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन अराइज होता है, वो एक्ट करता है, उस टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो जैसे ही वो टेंडेंसी आएगा, पुली जो है स्ट्रिंग के ऊपर, पुली जो है आपका है वो स्ट्रिंग के ऊपर, कौन सा कलर ले भाई, ये लाइट हो जाता है, हाँ ये ठीक है। पुली जो है स्ट्रिंग के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। जैसे ही सिस्टम को रिलीज करोगे, जैसे ही सिस्टम को रिलीज करोगे आप, स्ट्रिंग के अंदर टेंडेंसी आएगा टू स्लिप ओवर द पुली इन दिस डायरेक्शन। और जैसे वो टेंडेंसी आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन विदाउट वेस्टिंग टाइम, बहुत अलर्ट फोर्स है वो, ठीक है, और इकलौता इस टाइप का फोर्स है पूरे मैकेनिक्स में। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा, स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर देगा। अब रिलेटिव मोशन नहीं होना का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो कोई दो बॉडी है और हम कह रहे हैं कि ये M1 है और M2 है। अब रिलेटिव मोशन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि M1 M2 रेस्ट पे रहेगा। रिलेटिव मोशन नहीं होने का मतलब है कि M1 M2 के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि M1 M2 एक साथ मूव करे, ऐसा भी हो सकता है, तब भी हम कहेंगे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो यहां समझिए ये चीज, जैसे ही टेंडेंसी रिलेटिव मोशन अराइज होगा, पुली जो है स्ट्रिंग के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। वो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर होगा, देखो ऐसे डायरेक्शन में कि वो रिलेटिव मोशन अपोज हो जाए, along the string in this direction, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये कौन लगा रहा है पुली को स्ट्रिंग के ऊपर, पुली लगा रहा है, ठीक है, पुली ने स्टैटिक फ्रिक्शन स्ट्रिंग के ऊपर लगाया। पुली जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है स्ट्रिंग के ऊपर लगाएगा, ठीक। तो स्ट्रिंग भी पुली को छोड़ेगा नहीं। अगर इसको एक्शन बोलोगे तो स्ट्रिंग भी उतना ही फोर्स पुली के ऊपर लगाएगा। मतलब पुली के ऊपर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो ये लगेगा, देखो रेड पेन से किया, ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये स्ट्रिंग लगा रहा है पुली के ऊपर। मतलब पुली स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और उसका रिएक्शन फोर्स पुली पे लगेगा उल्टे डायरेक्शन में, उसका रिएक्शन फोर्स पुली पे उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। अब इस जो रेड कलर से एफ ड्रॉ किया, ये कौन लगा रहा है, ये स्ट्रिंग लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? ये जो एफ जो लगा रहा है, रेड कलर से ड्रॉ किया है, वो कौन लगा रहा है, वो स्ट्रिंग लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स। ये अगर ग्रीन वाला फोर्स जो लगा रहा है वो पुली का एक्शन है स्ट्रिंग के ऊपर, तो स्ट्रिंग का एक रिएक्शन फोर्स पुली के ऊपर लगेगा जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क क्रिएट होगा और वो पुली को एक्सीलरेट करवाएगा, रोटेट करेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है, और वो टॉर्क पुली के ऊपर लगेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पुली विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। पुली जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इतना मात्रा में होगा, इस मैग्नीट्यूड में होगा, ठीक है, कि जैसे ही पुली रोटेट करेगा, ठीक है, तो स्ट्रिंग, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन
इतना अपने आप को ऐसे मैग्नीट्यूड पे जाके एडजस्ट कर देगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपने मैग्नीट्यूड का ऐसे वैल्यू पे जाके एडजस्ट कर देगा कि वो कोई भी रिलेटिव मोशन स्ट्रिंग और पुली के बीच में होने नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रिंग और पुली रेस्ट पे रहेगा, नहीं, पुली मूव करेगा। किसकी वजह से मूव करेगा? जो स्ट्रिंग स्मॉल एफ लगाया है पुली के ऊपर, जो रिएक्शन फोर्स, ठीक है, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन भी, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो वही सब सारे फोर्स न्यूटन से थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो पुली अगर स्ट्रिंग के ऊपर ये स्मॉल एफ फोर्स लगा रहा है, तो स्ट्रिंग भी पुली के ऊपर स्मॉल एफ फोर्स लगाएगा, और ये स्मॉल एफ फोर्स टेंजेंशियल है, तो उसका एक टॉर्क जनरेट होगा, और जो टॉर्क जनरेट होगा उसके ऐसे पुली के अंदर रोटेशन होगा। और जब पुली रोटेट करेगा तो स्ट्रिंग देखो, अगर मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, अब पुली मान लो थीटा रोटेट किया, तो क्या होगा? इतना, ये जो मान लो आर है, तो ये जो आर थीटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो रैप होगा, और यहां जो आर थीटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो अनवाइंड होगा, मतलब यहां से लपेटाएगा और यहां से खुलेगा आर थीटा। समझ रहे हो? देखो अब कैसे मोशन हो रहा है, ये जो पुली है ये घूम रहा है, अब घूम रहा है तो इधर स्ट्रिंग लपेटाएगा और इधर खुलेगा, लेकिन कोई रिलेटिव मोशन स्ट्रिंग और पुली के बीच में नहीं होगा। यूजुअली इसी टाइप का चीज हम लोग अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। जैसे गांव में आप रहे होंगे या देखे होंगे, तो कुआं से पानी हम लोग पुली से ऐसे ऐसे, पुली लगा होता था, ठीक है, गांव में, तो हम लोग बाल्टी ऐसे ऐसे, पता नहीं कितने लोग गांव से हो तुम लोग, ऐसे लगा रहता था, मतलब पुली रहता था, और यहाँ से हम लोग, एक बंदा जो है यहाँ से खींचता था रस्सी को, और ये बाल्टी जो है यहाँ से ऊपर, तो ये पुली ऐसे लगा होता था, तो पुली मूव करता था, स्ट्रिंग इसके ऊपर, मतलब इधर से लपेटाता था और इधर से खुलता था, मतलब यहाँ से जब पुली घूमेगा तो मान लो थीटा एंगल घूमा, तो आर थीटा लेंथ, चूंकि आर आपका रेडियस है पुली का, तो आर थीटा लेंथ जो है वो रैप हो जाएगा और इधर आर थीटा खुल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी अगर मान लो ये थीटा मूव करेगा तो ये कितना ऊपर जाएगा? ये आर थीटा ऊपर जाएगा, मतलब ये जो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर थीटा हो जाएगा, और ये कितना नीचे जाएगा? वो भी x इक्वल टू आर थीटा नीचे आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये पुली अगर थीटा घूमेगा तो ये आर थीटा ऊपर जाएगा, आर थीटा कोई रैप हुआ, ठीक है, पहले यहां था स्ट्रिंग, ये पॉइंट पी आपका यहां चला जाएगा तो इतना रैप हो जाएगा, और ये जो आर थीटा यहाँ पे था पुली के साथ वो खुल के नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब इतना जितना इधर रैप हुआ उतना उधर खुलेगा, क्योंकि आपका पाई आर लेंथ तो हमेशा ही स्ट्रिंग जो है वो पुली के ऊपर रहेगा ही, ठीक है, तो इधर आर थीटा रैप हुआ तो आर थीटा खुलेगा आपका, ठीक है। तो इससे आपको रिलेशन मिल जाएगा। ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द masses एंड रोटेशन ऑफ द पुली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडीज m1 m2 एंड रोटेशन ऑफ द पुली। इसका पहला डेरिवेटिव लोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा उनके वेलोसिटीज में, मतलब ये वेलोसिटी v है, आइए ओमेगा, ये इसका ओमेगा हो जाएगा ना, आइए v हो जाएगा, तो v और ओमेगा हो गया, रिलेशन मिल गया, ये इसको v बोलेंगे और इसको हम लोग ओमेगा बोलेंगे। सेकंड डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x डबल डॉट इक्वल्स टू आर थीटा डबल डॉट, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द masses एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। आई होप ये समझ में आ रहा होगा जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसका एक और इंपैक्ट, इसका एक और इंपैक्ट ये होगा कि चूंकि ये फ्रिक्शन फोर्स बीच में लग रहा है, पुली ने फ्रिक्शन फोर्स स्ट्रिंग पे लगाया है, पुली ने फ्रिक्शन फोर्स स्ट्रिंग पे लगाया है, तो उसकी वजह से दोनों साइड टेंशन अलग अलग हो जाएगा। अब ये कैसे आपको समझाएं? मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स जो स्ट्रिंग पे लगा, पुली ने जो फ्रिक्शन फोर्स स्ट्रिंग पे लगाया, वो फ्रिक्शन फोर्स इधर और इधर के टेंशन को डिफरेंट कर देगा। कैसे हम बताते हैं आपको एग्जांपल लेके, देखो चाहे इधर ही लेते हैं, देखो कैसे इसको समझने का कोशिश करो। देखो कभी बचपन में हम लोग स्कूल में टग ऑफ वार खेले होंगे। टग ऑफ वार जानते हो क्या होता है? टग ऑफ वार, दो लोग होते हैं, एक रस्सी बीच में होता है
और रस्सी को एक उधर से खींचता है, एक इधर से खींचता है। जैसे दो आदमी है मान लो, ये मान लो बॉडी 1, मैन 1, ठीक। और यहां पे एक और आदमी है, ये भी हंस रहा है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, बहुत बड़ा बन गया जी। ठीक, ये मैन 2 है। अब ये दोनों क्या किया कि एक रस्सी बीच में ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये इधर खींच रहा है और ये इधर से खींच रहा है। टग ऑफ वॉर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर, ठीक है। मतलब बहुत पहले देखिए समुद्र मंथन हुआ था, तो स्वर्ग लोक में जो देव लोग थे और दानव लोग थे, देव और दानव के बीच में राक्षस और जो देवता लोग थे, वो लोग समुद्र का मंथन किए थे, ठीक है। तो वहां भी क्या किए थे कि नाग देवता रस्सी का काम किए थे, और वो मतलब दोनों लोग खींच रहा था, इधर से देवता लोग, उधर से दानव लोग, समुद्र मंथन करते थे। उसमें तो रोटेशन भी था, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर ये है, छोड़िए मंथन, ये देखिए ये टग ऑफ वॉर है। ये इधर से खींच रहा है और ये इधर से खींच रहा है। उससे क्या होगा, इसमें टेंशन क्रिएट होगा रस्सी में, ठीक है, टेंशन क्रिएट होगा। अब पूरे जगह टेंशन सेम रहेगा। टेंशन देखने का क्या तरीका है, किसी आदमी के अंदर कितना टेंशन है कैसे पता लगाते हैं, उसको छेड़ते हैं हम लोग। जो कोई फेल हो गया है, ठीक है, बहुत टेंस रहता है, तो कितना टेंशन है कैसे पता लगेगा, तो सवाल पूछो, और कितना मार्क्स आया है, ऐसे पूछोगे ना, कितना मार्क्स आया, कैसा हुआ, पता है कि फेल हुआ है, फिर भी हम लोग पूछते हैं कितना मार्क्स आया है। और फिर उसका रिएक्शन जो है, और कितना रिएक्ट कर रहा है, वो बताता है कि कितना टेंशन में है। नहीं, वो किस हिसाब से रिएक्ट किया, दैट विल टेल यू कि हाउ टेंस ही इज, ठीक है। तो ऐसे ही रस्सी में अगर टेंशन देखना है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हल्का सा साइडवे इधर फोर्स लगा दो, हल्का सा ऐसे करके देखो, ठीक है। जैसे धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो कितना टेंशन रस्सी में है, कैसे होता है, ऐसे खींचते हैं और छोड़ते हैं, ट्र से करता है आवाज, है ना। महाभारत में हम लोग देखे हैं, तो पता चलता है कि अच्छा अर्जुन ने धनुष पे प्रत्यंचा, गांडीव पे प्रत्यंचा चढ़ाया, उसका आवाज तीनों लोगों में गूंजता था, ठीक है। इतना पराक्रमी लोग थे उस टाइम, ठीक है। थे नहीं तो नहीं पता, नहीं थे, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से हल्का सा ऐसे ऐसे साइड में फोर्स लगाएंगे, साइड में फोर्स लगाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितना टेंशन इसमें है। तो आप कहीं भी फोर्स लगाओ तो बराबर बराबर आपको टाइट दिखेगा रस्सी, ठीक है, बराबर टाइट दिखेगा रस्सी, ठीक है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि टेंशन सब जगह सेम है, सब जगह टेंशन सेम रहेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये वाला केस था लाइट फ्रिक्शनलेस पुली वाला केस था। ये ऐसा केस था लाइट फ्रिक्शनलेस पुली में कि बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ठीक है। तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम रहता था। देखिए अब क्या है, ये बंदा इधर से खींच रहा है, ये बंदा इधर से खींच रहा है, और एक और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहां पे एक तीसरा बंदा आ जाए और ये रस्सी को इधर से खींचना चालू करे, ठीक है, यहां मान लो ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो पहले क्या था, पहले आपका पूरे एसी में जब ये सेकंड थर्ड बंदा जो था वो नहीं था, फर्स्ट और सेकंड है, जब ये तीसरा बंदा नहीं था तो पूरे रस्सी में टेंशन सेम था। लेकिन जैसे तीसरा बंदा इधर से आके खींचने लगेगा इस साइड से, उस केस में आप देखोगे कि इधर का टेंशन बढ़ जाएगा और इधर का टेंशन घट जाएगा। यहां पर टेंशन T1 हो जाएगा और यहां टेंशन T2 हो जाएगा। और दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस वही होगा जितना ये फोर्स लगा रहा है। जैसे ये बंदा आके फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये T1 T2 में डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, इसको करो, 3 बंदा उठो और इसको कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आप करके देखना, ये जो फोर्स लगा रहा है ना, वही काम यहां फ्रिक्शन कर रहा है। स्ट्रिंग जो फ्रिक्शन लग रहा है ना स्ट्रिंग के ऊपर, ये वही काम यहां हो रहा है,
उसको बस सीधा करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका जो ये T2 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा, और T1 T2 अलग अलग रहेगा, ठीक। T1 T2 डिफरेंट हो जाएगा, बीच में चूंकि ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया ना स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो दोनों ब्रांच का टेंशन को अलग अलग कर देगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। अगर M2 M1 से बड़ा है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ये M1 हो गया, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लगता है, ध्यान रखिए। और पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो, पुली अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग, ये T1 T2, ठीक है। ये रोटेशन और फिक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्सिस फिक्स है ना, दिस इज अ केस ऑफ प्योर रोटेशन, पुली में प्योर रोटेशन हो रहा है, ठीक है, पुली में प्योर रोटेशन हो रहा है। ये M2 हो गया, इसका ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो। अब ये ऊपर जा रहा है, मान लो ये A है, तो ऑफ कोर्स उतना ही ये नीचे भी आएगा, ये भी A हो जाएगा, और ये अल्फा हो जाएगा। और A और अल्फा में आपको रिलेशन भी दे रखे हैं हम। कैसे आ रहा, समझ में आ रहा? इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग को पता है कि ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, M2G माइनस T2 इक्वल्स टू M2 है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1 है। और यहां पे देखो T1 T2 सेम डायरेक्शन में है, बट उनका टॉर्क अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से T2 की वजह से टॉर्क जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं भाई। T2 की वजह से टॉर्क जो होगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और T1 की वजह से टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। बट T2 की वजह से टॉर्क इनवर्ड आएगा, और T1 की वजह से टॉर्क आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो T2 जो टॉर्क जनरेट कर रहा है और T1 जो टॉर्क जनरेट कर रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। T2 की वजह से टॉर्क इनवर्ड होगा, और T1 सॉरी इनवर्ड होगा, हाँ ये इधर है ना, हाँ इनवर्ड होगा, और T1 की वजह से टॉर्क आउटवर्ड होगा, ठीक है। आर क्रॉस एफ करके भी देखो, एक ही बात आएगा। हमको पहले बताया भी है इसी टॉर्क में, दो तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक निकाल सकते हैं कि उस टॉर्क की वजह से जो अल्फा आ रहा है उसका डायरेक्शन निकाल के टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो T1 और T2 की वजह से टॉर्क अलग अलग होगा। T2 जो टॉर्क जनरेट करेगा वो T2R जनरेट करेगा, T1 जो टॉर्क जनरेट करेगा वो T1R जनरेट करेगा, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट टॉर्क जो इस डायरेक्शन में होगा वो T2R माइनस T1R हो जाएगा, ठीक। इस डायरेक्शन में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अल्फा भी इसी डायरेक्शन में है, तो टॉर्क भी आपको इसी डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, T2 प्रोड्यूस कर रहा है, और T1 इसके उल्टे डायरेक्शन में कर रहा है, तो नेट टॉर्क इन दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी T2R माइनस T1R। अब ये टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, और अल्फा भी इनवर्ड है क्योंकि अल्फा भी यही है ना, तो ऐसा कर्ल करेंगे फिंगर को, थंब देगा अल्फा, टॉर्क का भी डायरेक्शन T2R माइनस T1R इनवर्ड हो गया। मैच करना चाहिए लेफ्ट साइड राइट साइड का डायरेक्शन, ये हो जाएगा आई अल्फा, आई अल्फा। और अल्फा क्या है और आई क्या है, आई तो चलो 1/2 mr² ले लेंगे, डिस्क निकाल रखे ना। अल्फा हो गया A/R, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू IA/R², ठीक। और यहां से आप लोग निकाल लोगे एक्सेलरेशन, इसको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा M2G माइनस M1G M1 प्लस M2 प्लस A। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका M2 माइनस M1G अपॉन
ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ो एक बार। क्या लिखा है? ए व्हील ऑफ रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये व्हील है, दिस इज द व्हील, ये व्हील है। व्हील ऑफ रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये आर रेडियस का व्हील है, ठीक है। अच्छा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अबाउट दिस एक्सिस is fixed at the top of the inclined plane of inclination theta, ये inclined plane है और ये wheel जो है यहाँ पे टॉप पे। The string is wrapped around the wheel, string को wheel पे wrap कर दिया हमने, and is free end supports a block of mass capital M, जो free end है वो block पे mass capital M ब्लॉक है, उसके ऊपर हमने एक हिस्सा जो है wrapped है और दूसरा हिस्सा मास एम से अटैच्ड है। इनिशियली द व्हील इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ओमेगा इन द डायरेक्शन सच दैट बॉल स्लाइड्स अप द प्लेन। शुरू में जो है इसको एक एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन होगा तभी अपवर्ड मूव करेगा, तभी अपवर्ड मूव करेगा ना। शुरू में ये एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है इनिशियली एट टी इक्वल टू 0। सपोज करो ओमेगा जो है वो, इसको ओमेगा नॉट कर दो, ठीक है, ओमेगा नॉट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो स्ट्रिंग रैप अप होगा ना, रैप होगा, और रैप होगा तो ये जो ब्लॉक है ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको एक चीज? जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे व्हील है, ये व्हील हो गया, ये स्ट्रिंग है। अब मान लो ये व्हील जो है थीटा एंगल मूव करेगा तो ये आर थीटा स्ट्रिंग रैप हो जाएगा, यानी ये जो मूव करेगा डिस्टेंस वो आर इंटू थीटा मूव कर जाएगा, ठीक है। जिससे यहां से थीटा एंगल मूव किया व्हील तो ये ब्लॉक जो है आर थीटा डिस्टेंस ऊपर जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा? आर थीटा। तो अगर ये थीटा एंगल व्हील मूव किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का अप द इंक्लाइन आर थीटा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स जो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील विल बी रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब हो गया कि जो वेलोसिटी होगा और एंगुलर वेलोसिटी व्हील का इस तरह का रिलेशन हो जाएगा। इसका एक और डेरिवेटिव ले लोगे, ये हो जाएगा a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार द ब्लॉक मूव बिफोर स्टॉपिंग। पहली बात देखो, ब्लॉक स्टॉप क्यों करेगा? ब्लॉक क्यों स्टॉप करेगा? ब्लॉक स्टॉप करेगा यानी कि ओमेगा भी स्टॉप होगा, क्योंकि ब्लॉक का वेलोसिटी और ओमेगा का ये रिलेशन है। तो अगर v फॉल करके 0 हो जाएगा तो ओमेगा भी फॉल होकर 0 हो जाएगा। अब ये रीजन तलाशो कि ओमेगा क्यों फॉल करेगा। ओमेगा क्यों फॉल करेगा? देखो, कोई वेलोसिटी फॉल कब करता है? जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फैन है और फैन मान लो स्विच ऑन करने पे क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। फैन स्विच ऑन करने पे सपोज करो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। अब एक काम करो, स्विच ऑन करने के पहले आप फैन को ना क्लॉकवाइज घुमा दो। फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। जैसे सपोज को स्विच को ऑन करने से फैन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मोटर उसका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, सपोज करो। अब आप एक काम करो घर पे कि आप ना स्विच ऑन करने के पहले फैन को क्लॉकवाइज घुमा देना, क्लॉकवाइज घुमा देना।
तो क्या होगा, आप जब स्विच ऑन करोगे तो जो क्लॉकवाइज वेलोसिटी है ना वो धीरे 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 फॉल करेगा, फॉल करते करते फैन एक बार रुकेगा और फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चलना चालू हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो उसका ओमेगा के ऑपोजिट था। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा के ऑपोजिट था। जो टॉर्क लगा ना, टॉर्क जो लगा और टॉर्क की वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ वो इनिशियल ओमेगा के ऑपोजिट था। उसके वजह से ओमेगा फॉल करता रहा, जीरो हुआ और उसके बाद फिर उल्टे डायरेक्शन में घूमना चालू हो गया। मतलब जिस डायरेक्शन अल्फा है उस डायरेक्शन में ओमेगा क्रिएट हो गया। जैसे वही काम यहाँ भी होता है। जैसे मान लो ये पेन को ऊपर फेंक दे हम लोग, हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन जी है नीचे, एक्सेलरेशन तो mg की वजह से आ रहा है ना, वो तो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो वेलोसिटी धीरे 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 कम होता जाएगा, हाईएस्ट पोजीशन पे जीरो हो जाएगा और वहां से फिर वापस जिधर एक्सेलरेशन है उधर वेलोसिटी डेवलप होना चालू हो जाएगा। कुछ ऐसा ही केस यहां भी होगा। देखो कैसे, यहां देखो, पहले मत कंक्लूड करो, पहले देखते हैं। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए व्हील का, क्या क्या फोर्स लग रहा है व्हील पे। एक तो आपका mg नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लग रहा है, उसके वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं हुआ क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, वो एक्सिस यहाँ पे है ना, तो यहीं पे mg और नॉर्मल रिएक्शन वगैरह लगेगा। mg और कुछ पाइवट का फोर्स होगा ना, पाइवट का मतलब पता नहीं किधर होगा, बट पाइवट का फोर्स होगा, वो उनकी वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा, मतलब वो रोटेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। जो आपका पाइवट का फोर्स है और जो mg है वो सारा सेंटर पे लग रहा है, एक्सिस के पे लग रहा है, तो उसकी वजह से एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। टॉर्क किसकी वजह से जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसकी वजह से। टॉर्क जो जनरेट होगा आपका वो जनरेट होगा स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वजह से जनरेट होगा। तो स्ट्रिंग में टेंशन किधर है, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, ये टी, let T be the tension in the string, let T is the tension in the string। तो इस स्ट्रिंग की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, और उस टॉर्क की वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ओमेगा किधर है, ओमेगा इनिशियली इधर है, तो क्या होगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से ये जो ओमेगा उल्टे डायरेक्शन में है वो धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, ठीक है। ओमेगा का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इस वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड कम होगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कम होगा तो ये जो वेलोसिटी है ओमेगा फॉल करेगा, तो वेलोसिटी फॉल करेगा, आपका वेलोसिटी फॉल करेगा उसकी वजह से, ठीक है। तो जब एक समय आएगा जो ओमेगा कम होते होते जीरो हो जाएगा और उस केस में मोमेंटरली जो पुली है वो रेस्ट पे आएगा और मोमेंटरली ये मास भी रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फिर ओमेगा का डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके बाद का तो पूछा नहीं है, ये तो पूछा है कि हाउ फार द ब्लॉक विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो पहली बात तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, इस टॉर्क की वजह से कितना एक्सेलरेशन होगा, इस टॉर्क की वजह से क्या एक्सेलरेशन, टी इंटू आर टॉर्क हो गया, एंड दैट विल बी, यही एक टॉर्क है और कोई टॉर्क है नहीं, दिस विल बी इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा, ठीक है। व्हील है तो व्हील इज लाइक डिस्क, 1/, अच्छा आई दे रखा है, आई दे रखा है तो आई ही रहने दो फिर, ठीक है। और जो अल्फा है और इसका जो एक्सेलरेशन है, मतलब अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी अल्फा का डायरेक्शन ये होगा, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा आपका। देखो समझ में आ रहा है, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन में फर्क समझो, एक्सेलरेशन अल्फा वगैरह फोर्स और टॉर्क से डिसाइड होता है और ये वेलोसिटी है, तो जैसे अल्फा ओमेगा को घटा रहा है ये एक्सेलरेशन स्पीड को घटाता रहेगा, ठीक है। तो आपका अल्फा इस डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन, वेलोसिटी के अपोजिट है, तभी ना वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है, जो स्पीड है उसका वैल्यू इसलिए कम हो रहा है। जैसे अल्फा ओमेगा के ऑपोजिट हो गया ना, क्यों, क्योंकि टॉर्क जो लग रहा है उसकी वजह से अल्फा इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। अल्फा चूंकि ओमेगा के ऑपोजिट है, अल्फा चूंकि ओमेगा के ऑपोजिट है तो इसलिए ओमेगा फॉल कर रहा है, ओमेगा फॉल कर रहा है तो वेलोसिटी भी फॉल कर रहा है, वेलोसिटी फॉल कर रहा है
तो हम कह सकते हैं अल्फा अगर ये है तो एक्सेलरेशन ये है, क्योंकि वेलोसिटी फॉल कर रहा है, ओमेगा इज फॉलिंग, वेलोसिटी इज फॉलिंग, वेलोसिटी इज फॉलिंग मतलब इसका एक्सेलरेशन मास का वेलोसिटी के ऑपोजिट है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? अब चूंकि ये रिलेशन आपका है, ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन यूज करके हम लोग लिख सकते हैं ना, अल्फा इज ए अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास एम, ब्लॉक ऑफ मास एम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम है ना, एक तो टेंशन टी हो गया और एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया और एक आपका mg हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लो इस टाइप से, x y, अब ये आपका थीटा हो गया आपका। तो एक तो आपका परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो नेट फोर्स हो जाएगा n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा फोर्स आपका एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी चूंकि फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन डाउन द इनक्लाइन है। तो यहां लिख लो इसको, एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम है। ठीक, जोड़ देंगे आप, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू आई बाई आर स्क्वायर प्लस एस। इजी सवाल है। ये एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया एम जी साइन थीटा अपॉन आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। ठीक है, शुरू में वेलोसिटी क्या था, शुरू में वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर था, एक्सेलरेशन अपोजिट है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक्सेलरेशन चूंकि आपका कांस्टेंट है तो ये फार्मूला लग जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम जी साइन थीटा, और ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा। ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी रोटेशन और फिक्स एक्सिस है, प्योर रोटेशन, मोशन और फिक्स एक्सिस, प्योर रोटेशन। यहाँ व्हील जो है वो प्योर रोटेशन हो रहा है व्हील के अंदर। ठीक है, शुरू में हमने ओमेगा दे दिया है अल्फा के ऑपोजिट, तो ओमेगा धीरे धीरे घटता जाएगा, ओमेगा घटेगा तो आपका स्ट्रिंग जो है जो जिस स्पीड से रैप हो रहा है वो फॉल करता जाएगा, तो उसकी वजह से आपका ये जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी फॉल करता जाएगा। एक समय आपका ओमेगा घट के 0 हो जाएगा और उसी समय मोमेंटारली रेस्ट पे आएगा, और ये भी मोमेंटारली रेस्ट पे आएगा, और उसकी वजह से ये भी ब्लॉक रुक जाएगा, ओमेगा रुकेगा तो ब्लॉक भी रुक जाएगा। वेलोसिटी और ओमेगा के बीच रिलेशन है v इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक रुकेगा और उसी समय तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है। ठीक है, यही डिस्टेंस पूछा है, जब ये रुक जाएगा तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? अगला क्वेश्चन करें, देखिए, see this question. A man of mass m walks on the periphery of the disk of same mass small m, which is free to rotate about the axis passing through its center. Man of mass m walks on the periphery of the disk of same mass small m, which is free to rotate about the axis passing through its center. By what angle the disk rotates when man reaches his starting point? It's a good question. बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले आप ट्राई कीजिए, वीडियो रोक के ना पहले आप ट्राई करना, उसके बाद देखना, हमेशा यही काम करो। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं है कि सवाल जो है वो आप स्टार्ट करें और हो ही जाए, मतलब 10%, 20%, 50%, जितना हो उतना करिए। ठीक है, धीरे धीरे वो परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, सवाल ट्राई कीजिए, ये सोच के नहीं कि हो ही जाएगा, जरूरी नहीं कि हो, बस ट्राई करना है, हम लोग करते जाएं। थोड़ा सा जर्नी कठिन होता है फिजिक्स का,
तो आप मतलब 60% 70% करने की कोशिश कीजिए, लास्ट से कुछ स्टेप रह जाए कोई नहीं, फिर देख लीजिए आप, है ना, धीरे धीरे सीखते जाएंगे ऐसे ही। तो क्या लिखा है, ए मैन ऑफ मास वॉक्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क ऑफ सेम मास एम। एक डिस्क है ऐसे, और एक मैन ऑफ मास एम है, मान लो ये आदमी है, ठीक है, और ये वॉक कर रहा है पेरिफेरी पे, पेरिफेरी मतलब जो बाउंड्री है उस पर वॉक कर रहा है, ठीक है, और डिस्क जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। बाय व्हाट एंगल द डिस्क रोटेट व्हेन मैन रीचेस स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज करो कि आदमी यहां से चालू किया, ठीक है, एक हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, लेट्स टेक ए रेफरेंस, दिस इज से रेफरेंस लाइन इन स्पेस। ये क्यों लिखा है मैंने इन स्पेस, इसका मतलब हो गया कि डिस्क घूमेगा लेकिन रेफरेंस वहीं रहेगा। आई हैव टेकन अ रेफरेंस लाइन इन स्पेस, क्यों लिया है, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम मैन का डिस्टेंस मेजर करेंगे। मतलब मैन मान लो यहां से शुरू किया, ये मान लो जहां से शुरू किया वहां पे इसने मार्क कर दिया P, सपोज करो जहां से शुरू किया वहां इसने मार्क कर दिया P कि ये P पॉइंट है, ठीक। तो अब क्या होगा, डायनेमिक्स देखो, जब डिस्क ऐसे है तो मैन वॉक करने कैसे वॉक करते हो आप जिस डायरेक्शन में वॉक करोगे उसके उल्टे डायरेक्शन में ग्राउंड को पुश करते हो, ग्राउंड को पुश करते हो और फिर ग्राउंड आपको उसी फोर्स से पुश करता है। मतलब मैन जो है डिस्क को इस डायरेक्शन में फोर्स F से पुश करेगा, फोर्स F से पुश करेगा, तो डिस्क जो है मैन को उल्टे डायरेक्शन में फोर्स F से पुश करेगा, ठीक है। ये जो F है वो मैन लगाया डिस्क के ऊपर, और डिस्क एक रिएक्शन फोर्स मैन के ऊपर लगाएगा F। इस फोर्स F की वजह से मैन एक्सीलरेट करेगा, और इस फोर्स F की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा उसकी वजह से डिस्क जो है उल्टे डायरेक्शन में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। बात समझ लो, जैसे डिस्क उल्टे डायरेक्शन मूव करेगा, मैन इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मतलब शुरू में डिस्क और मैन यही थे, डिस्क और मैन मतलब पॉइंट P और मैन, मतलब मैन जब स्टार्ट किया मूव करना, पहले मैन यहाँ पे था, ठीक है, और जब यहाँ पे था तो उसने डिस्क पे मार्किंग कर दिया कि यहाँ से हम शुरू किए हैं। तो अगर मैन मान लो थीटा एंगल मूव करेगा तो ये डिस्क भी कुछ एंगल मूव करेगा, ये पॉइंट P जो P और मैन कोइंसाइड कर रहा था, अब पॉइंट P यहाँ आ जाएगा। शुरू में क्या था, P और मैन एक साथ है, अब मैन जब मूव करते करते यहां जाएगा तो डिस्क भी पीछे मूव करेगा, डिस्क भी ये जो F फोर्स लगा है डिस्क के ऊपर वो F फोर्स एक टॉर्क जनरेट करेगा, और ये टॉर्क की वजह से डिस्क जो है रोटेट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होगा, और इस फोर्स F की वजह से मैन के अंदर एक लीनियर एक्सेलरेशन इधर होगा। मतलब F जो है F विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्क का मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो टॉर्क क्या हो जाएगा डिस्क के ऊपर Fr इक्वल्स टू आई अल्फा। डिस्क है तुम्हारा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ mr स्क्वायर इंटू अल्फा। समझ में आ रहा है आपको। और अल्फा क्या होगा, देखो दोनों रेफरेंस लाइन इसलिए लिया है कि उसी रेफरेंस से मैन का एंगुलर पोजीशन देखेंगे और डिस्क का भी एंगुलर पोजीशन उसी से मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन स्पेस में है, मैन और डिस्क मूव करता है, रेफरेंस लाइन वहीं रहेगा, रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हमने मैन का भी एंगुलर पोजीशन मेजर कर लिया, और इस रेफरेंस लाइन के कंपैरिजन में हम लोग जो पॉइंट P है जो कि डिस्क का रोटेशन, डिस्क का पहले पॉइंट P और मैन, पॉइंट P डिस्क पे है, मैन यहाँ है, पहले P और मैन दोनों एक साथ यहाँ थे, मैन इधर मूव करना चालू किया, डिस्क पीछे जाना चालू किया, तो डिस्क का जो पोजीशन है वो पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन हम लोग देख रहे हैं। तो फाई एंगल, मान लो मैन का जो एंगुलर पोजीशन थीटा है, यहां से यहां तक थीटा है, और उस दौरान मान लो डिस्क मूव किया फाई एंगल, तो ये आपका जो अल्फा है क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी फाई डबल डॉट, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हुआ जी बताओ, ये डिस्टेंस r इंटू थीटा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा
आर इंटू थीटा डबल डॉट हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव। तो यानी हमारा क्या आ रहा है, एफ इक्वल्स टू एम आर थीटा डबल डॉट, ये कैपिटल आर लिखो तो यहां भी कैपिटल आर लिखो फिर, ठीक है, आर रेडियस ऑफ द डिस्क। ये हो गया एफ आर इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर पाई डबल डॉट, ये आर आर कट जाएगा एक, तो यहां से आ जाएगा एफ इक्वल्स टू हाफ एम आर पाई डबल डॉट, और यही एफ इसके ही बराबर है। हम कोशिश कर रहे हैं थीटा और फाई में रिलेशन निकालने का बेसिकली, ठीक है। ये एफ की वजह से मैन के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसी एफ की वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है जो डिस्क के ऊपर लग रहा है, और उसकी वजह से डिस्क जो है रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन जो कि आर थीटा डबल डॉट है, यानी मैन का एंगुलर पोजीशन और डिस्क का एंगुलर पोजीशन में हम लोग एक रिलेशन यहां निकाल पा रहे हैं, क्योंकि एफ इज कॉमन, एफ जो है एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम ही रहेगा, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आर आर कट जाएगा, एम एम कट जाएगा, तो यानी यहां से आ जाएगा हमारा फाई डबल डॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा डबल डॉट, ठीक। इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ फाई डॉट एंड डी बाई डी टी ऑफ थीटा डॉट। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा क्या, डी ऑफ, तो ये हम आई थिंक बहुत लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा इतना स्टेप्स का, और तो तुरंत ही कर लेंगे, लेकिन हर तरह के बच्चे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं। इसको इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फाई डॉट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा डॉट प्लस सी। अब t इक्वल 0 पे, t इक्वल 0 पे डिस्क और मैन दोनों ही रेस्ट पे था, तो फाई डॉट थीटा डॉट t इक्वल 0 पे दोनों ही 0 है एट t इक्वल 0। तो अगर 0 0 एट t इक्वल 0 पुट कर देंगे, ये भी 0 ये भी 0 है, यानी इसका मतलब c मस्ट बी 0, ठीक। तो यहां से आ गया कि जो फाई डॉट है इज इक्वल टू 2 थीटा डॉट, ठीक। एक और डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, तो यह आ जाएगा डी फाई इक्वल्स टू 2d थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि फाई डॉट फाई इज इक्वल टू, अब t इक्वल 0 पे मैन और डिस्क, मैन और पॉइंट पी दोनों ही रेस्ट पे, दोनों ही सेम पोजीशन पे था, रेफरेंस लाइन पे ही लाई कर रहा था ना, तो यानी t इक्वल 0 पे फाई भी 0 था और थीटा भी 0 था। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब सी डैश 0 हो, यानी कि डिस्क का एंगुलर पोजीशन और मैन का एंगुलर पोजीशन में ये रिलेशन रहेगा हमेशा, ठीक है, ये रिलेशन रहेगा। ओके, एज द मैन मूव्स, डिस्क जो है, अगर मैन सपोज करो 30 डिग्री मूव कर रहा है तो डिस्क 60 डिग्री मूव करेगा, ठीक। अब क्या बोला, बाई व्हाट एंगल डिस्क रोटेट व्हेन मैन रीचेज स्टार्टिंग पॉइंट, मैन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या मार्क कर दिया, पी पॉइंट, ठीक है। अब घूमते घूमते इधर से मैन घूम रहा है, इधर से पीछे डिस्क घूम रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा जब मैन चलते चलते और डिस्क फिर से मैन पॉइंट पी को मीट कर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मैन चलते चलते और डिस्क पीछे से आते आते पॉइंट पी को फिर मीट कर जाएगा, तो कहेगा हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। वो पी को देख लेगा, मार्क किया तो कहेगा हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। तब तक मैन मान लो थीटा मूव किया है और डिस्क फाई मूव किया है, तो उस केस में थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, उस केस में थीटा प्लस फाई विल बी 360 डिग्री, ठीक। थीटा और फाई मिलके 360 डिग्री हो जाएगा, और
हमेशा ही थीटा जो है, सॉरी ट्वाइस ऑफ थीटा जो है वो फाई के बराबर है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 5/2। फाई निकालना है तुमको, तो हो जाएगा 3π/2 इक्वल्स टू 2π, यानी डिस्क जो है इतना एंगल मूव किया होगा। 4π/3, 4π मतलब हो गया क्या 720/2, 400 720/3 है ना, 240 डिग्री मूव किया गया। 240 डिग्री मतलब डिस्क जो है तेजी से घूम रहा है, नहीं मैन धीरे घूम रहा है, मतलब डिस्क के कंपैरिजन में, ठीक है। एंगुलर पोजीशन डिस्क का जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। ओके, इट्स ऑल बिकॉज कि वो एफ एक जगह ट्रांसलेशन काउज कर रहा है, एक जगह रोटेशन काउज कर रहा है। तो रोटेशन जब काउज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और ट्रांसलेशन में मास एम आ जाएगा। मास एम दोनों का सेम है, लेकिन एक इक्वेशन में एम ए है, एक इक्वेशन आई अल्फा है, तो आई अल्फा में 1/2 mr स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ये अलग अलग रोटेशन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है जी ये? क्लियर है? प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, ठीक है। अभी यही रुक जाते हैं और इसके आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करते रहेंगे हम लोग। बाकी प्योर रोटेशन में ये सब चीज़ बताना था हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा दोनों को क्लब करेंगे, है ना, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों ही। जैसे अभी तक हम लोग पहले प्योर ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास तक, अब प्योर रोटेशन पढ़ लिए, अब दोनों को मिला देंगे, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। वो एक जनरल मोशन रिजिड बॉडी का यही होता है, ट्रांसलेशन रिजिड बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। एक जनरल मोशन रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रांसलेशन रोटेशन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यही रुक जाते हैं, ठीक है। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड पुट योर कमेंट्स आल्सो सो दैट वी कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्फ, ठीक है। आपके कमेंट्स आएंगे तो दो चीज़ होगा, मोटिवेशन भी आएगा, कुछ अगर और इसमें इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है तो उसका भी हमें फीडबैक मिलेगा हमें, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ देखो आइडियल तो है नहीं, हमेशा इम्प्रूवमेंट, खैर आइडियल तो हम कभी बोलते भी नहीं अपने आप को। तो आप कमेंट देंगे तो उसमें हम एडवर्स कमेंट भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ सही नहीं है, अच्छा और बहुत अच्छा हो सकता है ना, तो उसको भी आप पुट कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे जितना हो सकता है। अब कोई बोलेगा कि तुम बिल्कुल एकदम अपना कॉम्प्लेक्सन बदल लो, तो वो नहीं हो पाएगा, सॉरी, लेकिन मतलब जो हो सकता है वो हम लोग करेंगे जरूर, ठीक है, मतलब एकेडमिक्स के अंदर। सो दैट अब कोई 4 हाथ बोलेगा 4 हाथ आप ले आए तो नहीं होगा वो, मतलब, लेकिन जो होने लायक चीज़ है वी विल डू दैट। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ठीक है, अच्छे से पढ़िए फिजिक्स और रोटेशन चैप्टर डू इट वेल, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है इस एग्जाम में। थैंक यू।